आज की क्लास में हम लोग लगभग 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी एवं एलटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से ब्याज दर में भिन्नता का क्या कारण है? तो जोखिम में भिन्नता नहीं। दूसरा, मुद्रा की कमी, ये भी नहीं होगा। अगला, उत्पादकता में भिन्नता, और अगला मुद्रा का विभिन्न प्रयोग। तो ब्याज दर में भिन्नता का जो कारण है उत्पादकता में भिन्नता है। एक का बी सही हो जाएगा। दो, केन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार बॉन्ड की कीमत तथा ब्याज की दर में संबंध प्रत्यक्ष सीधा है। बी, मुद्रा की लेन देन मांग घटेगी जब ब्याज की दर घटेगी। सी, मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज दर बढ़ेगी। तो मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में विपरीत संबंध होता तो यही सही हो जाएगा। केन्स के सिद्धांत में सट्टा मांग और ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है। अब केन्स ने ब्याज निर्धारण के लिए तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जान लेते हैं कुछ तरलता अधिमान सिद्धांत के बारे में। पहली बात तो यही, तरलता किसे कहते हैं? तरलता क्या है? तो तरलता, जब कोई वस्तु तत्काल दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो जाती है तो उसे तरलता कहते हैं। केन्स को अनेक अर्थशास्त्री मुद्रावादी होने का आरोप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि केन्स ब्याज को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना के रूप में देखते हैं। ब्याज दर का निर्धारण केन्स मुद्रा के आधार पर करते हैं और केन्स ब्याज को तरलता का परित्याग मानते हैं। ब्याज को तरलता का परित्याग किस अर्थशास्त्री ने माना? केन्स ने माना। और केन्स ब्याज निर्धारण के संदर्भ में केवल मौद्रिक चर लेते हैं और वास्तविक चर नहीं लेते हैं। इसके अलावा केन्स ने अपने ब्याज के सिद्धांत में क्या माना? जहाँ पर मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा की मांग बराबर होती है केन्स के अनुसार, वहीं क्या होता है? ब्याज का निर्धारण होता है। अब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में केन्स के क्या विचार हैं? तो मुद्रा की मांग के लिए केन्स ने मुद्रा की मांग के 3 कारण बताए। पहला, लेन देन उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य मुख्य रूप से दैनिक खर्चों हेतु मुद्रा अपने पास जब उपभोक्ता रखता है तो उसे क्या कहते हैं? लेन देन हेतु मुद्रा की मांग कहते हैं। यह व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है और व्यक्ति की आय और लेन देन हेतु मुद्रा की मांग में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। मतलब अगर व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो लेन देन मुद्रा की मांग बढ़ेगी, सीधा संबंध है। अगर घट रही है तो ये लेन देन मुद्रा की मांग घटेगी। तो इस प्रकार से लेन देन के लिए मुद्रा की मांग प्रत्यक्ष, आय एवं लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग आपस में प्रत्यक्ष रूप से और आनुपातिक संबंध रखती है। दूसरा, यह आय पर निर्भर करती है। मतलब लेन देन मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? आय पर। दूसरी कौन सी मांग केन्स ने बताया? पूर्वोपाई। पूर्वोपाई उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग। इसे केन्स ने वर्षा दिवस से संबंधित किया और इसका क्या मतलब हुआ? भविष्य या आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए मुद्रा जो व्यक्ति अपने पास रखता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वोपाई उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग। यह पूर्वोपाई उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग, यह भी आय का फलन होती है। और लेन देन उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग, यह भी आय का फलन होती है। और पूर्वोपाई उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी प्रत्यक्ष और आनुपातिक रूप से संबंध रखती है। आय और पूर्वोपाई उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग आपस में। अब अगली तीसरी मुद्रा की मांग के संदर्भ में क्या कहा केन्स ने? सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। अब सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग क्या है? यह मुख्य रूप से व्यक्ति क्या है? पूंजीगत लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने पास रखता है।
जब व्यक्ति मुद्रा से धन कमाने के उद्देश्य से मुद्रा अपने पास रखता है तो उसे क्या कहते हैं? सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, जैसे शेयर, डिवेंचर आदि। और लेन देन सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो है या ब्याज दर का फलन होती है, अर्थात कह सकते हैं ब्याज पर निर्भर करती है। तो ब्याज दर के फलन होने पर क्या होता है? यदि बॉन्ड की कीमत या प्रतिभूति की कीमत बढ़ती है, बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी तो ब्याज दर कम होगी, अगर ब्याज दर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड की कीमत कम होगी, अर्थात प्रतिभूति कीमत या बॉन्ड कीमत एवं ब्याज दर के बीच उल्टा संबंध होता है। और सट्टेबाजी उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग प्रतिभूति कीमत पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से कीन्स ने अपने सिद्धांत में मुद्रा की मांग के संदर्भ में मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य उन्होंने लेन देन है तो मुद्रा की मांग बताया, जो मुख्य रूप से आय का फलन होती है। दूसरा उद्देश्य पूर्वोपायी उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग बताया, जो मुख्य रूप से LP बराबर फंक्शन ऑफ वाई, LT बराबर फंक्शन ऑफ वाई, ये दोनों आय पर निर्भर करती हैं। और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग L2, इन दोनों को मिला लिया जाता है तो इसे L1 बना दिया जाता है, मतलब कह सकते हैं LT प्लस LP बराबर L1, तो L2 हो जाएगा। L2 बराबर यह L2 जो है या कह सकते हैं सट्टेबाजी है तो मुद्रा की मांग आय ब्याज दर का फलन है, जो बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर के बीच कैसा विपरीत संबंध निर्धारित करती है। अब तरलता जाल के बारे में कीन्स का क्या विचार है, तरलता जाल के बारे में भी समझ लेते हैं। तो तरलता जाल के बारे में कीन्स ने बताया कि ब्याज दर ज़्यादा होने पर मुद्रा की मांग, ब्याज दर ज़्यादा होने पर मुद्रा की मांग कम हो रही है, ब्याज दर अगर कम हुई तो मुद्रा की मांग थोड़ा सा बढ़ी, और ब्याज दर अगर कम हो गई तो मुद्रा की मांग थोड़ा सा और बढ़ी। लेकिन इसके नीचे क्या होता है, कीन्स बताते हैं कि ब्याज दर और घटने पर मुद्रा की मांग और नहीं बढ़ती और ब्याज दर इससे नीचे नहीं घटती है, और यहीं पर आकर क्या होती है, तरलता जाल में फंस जाती है। इसे एक आरेख की सहायता से कीन्स ने समझाने का प्रयास किया। आरेख में क्या बताया गया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और यहाँ ब्याज दर R को लिया गया। जब ब्याज दर R3 थी तो मुद्रा की मांग M1, ब्याज दर घट के R2 हो गई, मुद्रा की मांग M2, और ब्याज दर घट के R3 हो गई तो मुद्रा की मांग M3 हो गई। कीन्स ने बताया कि इससे नीचे ब्याज दर नहीं जा सकती है, और यहीं पर अर्थव्यवस्था क्या है, तरलता जाल में फंस जाती है। और तरलता जाल से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए कीन्स ने राजकोषीय नीति अपनाने का सुझाव दिया। प्रारंभ में जो है ये मुद्रा की मांग या इसे तरलता वक्र को कह सकते हैं, यह प्रारंभ में कैसा है, लोचदार है, और जैसे जैसे यह बाएं से दाएं की तरफ जाता है तो यह पूर्णतः लोचदार हो जाता है और यहाँ आके यह तरलता जाल में फंस जाता है। तो इस प्रकार से यह कीन्स का तरलता जाल का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर, मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी, मतलब मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में विपरीत संबंध है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग ब्याज दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। तो कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग ब्याज दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। तो यही सही हो जाएगा, अभी हम लोग पीछे चर्चा भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, तरलता जाल वह स्थिति है जिसमें तरलता अधिमान वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। तो इसमें भी यही सही होगा, तरलता जाल जिसमें क्या होता है, तरलता अधिमान वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये तरलता जाल की स्थिति है और ये किसके, एक्स अक्ष के समांतर हो गया।
तो इसमें भी 1 4 का 1 सही हो जाएगा। 5 केन्स द्वारा प्रयुक्त वर्षा दिवस से संबंधित है किससे? ए प्रभावपूर्ण मांग से, बी सट्टा उद्देश्य से, सी लेन देन उद्देश्य से, डी पूर्वोपाय उद्देश्य से। तो वर्षा दिवस पूर्वोपाय उद्देश्य से संबंध रखती है। अगला, निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल है? तो तरलता जाल मुख्य रूप से मुद्रा की मांग से संबंध रखेगी। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, उत्पादन फलन, श्रम मांग फलन, मुद्रा मांग फलन, उपभोग फलन। तो मुद्रा मांग फलन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में एक्स अक्ष पर प्रदर्शित की गई मुद्रा की मांग किस उद्देश्य हेतु की गई? तो इसमें मुद्रा की मांग सट्टा उद्देश्य के लिए की गई, सी 7 का सी सही हो जाएगा। 8 ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन एनरिक्सेल ने किया था। 8 बी सही हो जाएगा। 9 ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? केन्स, फिशर, विक्सेल, बावर्क। तो ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत फिशर द्वारा विकसित किया गया। तरलता समग्रों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? L1, L2, L3। तो तरलता समग्रों को L1, L2 और L3 के रूप में विकसित किया गया। 10 का ए सही हो जाएगा। तो यह तरलता समग्र जो है 1997 में वाईबी रेड्डी समिति द्वारा सुझाए गए थे, जिसमें तरलता या मुद्रा पूर्ति के संबंध में वाईबी रेड्डी ने 4 मौद्रिक सुझाव दिए और 3 समुच्चय तरलता समुच्चय सुझाव दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मौद्रिक सुझाव में कुछ संशोधन करते हुए इन्होंने M0, M1, M2 और M3 मुद्रा का सुझाव दिया, जिसमें M0 में इन्होंने चलन में करेंसी, व्यापारिक बैंक जमा, RBI के पास रखी गई आरक्षित मुद्रा जिसमें CRR, SLR शामिल है, और RBI के पास अन्य जमाओं को शामिल किया गया। और M1 में चलन में करेंसी, मांग जमा और अन्य जमाओं को शामिल किया गया, और M2 में M1 को शामिल किया गया प्लस पोस्ट ऑफिस की जमाओं को शामिल किया गया और वाणिज्यिक बैंकों की अल्पकालीन बचत जमाओं को शामिल किया गया, लेकिन कौन सी? जो 1 वर्ष से कम की हैं। और M3 में M2 को शामिल किया गया और समय जमाओं को शामिल किया गया, जिनकी परिपक्वता अवधि कितनी है? 1 वर्ष से अधिक की है, और पोस्ट ऑफिस की जमाएं और वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं को M3 में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से यह 1997 में मुद्रा पूर्ति की अवधारणा वाईबी रेड्डी द्वारा विकसित की गई, जिसमें M0 को आरक्षित मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा कहा गया, और M1 को संकीर्ण मुद्रा या आरक्षित मुद्रा, इसको संकीर्ण मुद्रा, और M3 को विस्तृत मुद्रा की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से 10 का आंसर हो जाएगा ए। अगला, मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है। मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। केन्स के सिद्धांत से लिया गया क्वेश्चन है। लाभ पारितोषिक है किसका? भौतिक श्रम का, पूंजी का, मानसिक श्रम का, अनिश्चितता वहन करने का। तो लाभ अनिश्चितता वहन करने का पारितोषिक है, डी सही हो जाएगा। आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, कथन किसका है? तो आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, कह सकते हैं पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, JBC ने कहा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, केन्स ने JBC के किस नियम को गलत ठहराया? मांग पूर्ति का नियम, आर्थिक कल्याण का नियम, बाजार का नियम, मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। तो केन्स ने JBC के बाजार के नियम को अतार्किक या गलत ठहराया। अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रोस्टो, कार्ल मार्क्स, माल्थस, एडम स्मिथ। तो अतिरेक मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स समाजवादी आर्थिक प्रणाली के जनक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल पूछा जा सकता है, कैपिटल। और
पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में अर्थशास्त्री अतिरेक लाभ की उत्पत्ति का मुख्य कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता को मानते हैं, लेकिन मार्क्स ने इन्होंने अतिरेक उत्पन्न होने का मुख्य कारण किसे माना? श्रम। इन्होंने श्रम को माना। अब अतिरेक मूल्य क्या है? अतिरेक मूल्य वह है जो वस्तु की विनिमय मूल्य और श्रम के द्वारा प्राप्त मजदूरी के अंतर को व्यक्त करता है। मतलब वस्तु की कीमत और जो मजदूर को मिलती है उन दोनों के अंतर को अतिरिक्त मूल्य कहा गया। मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। अगला क्वेश्चन, किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? अल्पकाल, सरकारी हस्तक्षेप, पूर्ण रोजगार, प्रभावपूर्ण मांग। तो कीन्स के सिद्धांत में कीन्स ने पूर्ण रोजगार की मान्यता नहीं ली। बाकी अल्पकाल सही है, सरकारी हस्तक्षेप सही है, प्रभावपूर्ण मांग सही है। 16 का सी गलत है। 17, एडम स्मिथ के श्रम विभाजन का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो एडम स्मिथ के श्रम विभाजन सिद्धांत का सर्वप्रथम उपयोग अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन सिद्धांत का सर्वप्रथम उपयोग एडम स्मिथ ने किया। अगला, कीन्स का रोजगार व आय सिद्धांत जुड़ा है ऐच्छिक बेरोजगारी से, स्वरोजगार से, संरचनात्मक बेरोजगारी से, अनैच्छिक बेरोजगारी से। तो कीन्स का रोजगार व आय सिद्धांत अनैच्छिक बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। 19 डी सही हो जाएगा। 20, मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक रॉबर्ट मुंडेल हैं। ए सही हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। अगला क्वेश्चन, क्राउड आउट प्रभाव क्या है? तो निवेश में कमी करना, निवेश में वृद्धि करना, उद्योगों को हटाना, सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी लाना। तो 22 का सही हो जाएगा डी। 23, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है? तो समग्र मांग। 23 सही हो जाएगा, समग्र मांग अर्थात सी। 24, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। क्या प्रदर्शित है? यह मांग उसी कीमत पर क्या हो रही है? घट रही है। तो मांग उसी कीमत पर घट रही तो मांग में कमी हो जाएगी। पहले मांग प्रारंभ में OE थी, उसके बाद घट के क्या हो गई? OP कीमत पर OE1 हो गई। तो मांग घट गई, तो मांग चित्र में मांग में कमी प्रदर्शित की गई है। अब मांग में कमी के कारण क्या हैं? तो मांग में कमी के कारण कुछ हो सकते हैं। उपभोक्ता की आय में कमी हो सकती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी और पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि और भविष्य में वस्तुओं की उपलब्धता में कमी के कारण क्या हो सकता है? मांग में कमी हो सकती है। अगला, निम्न तालिका में मांग की लोच है। तो मांग की लोच निकालने का सूत्र होगा, क्या है? डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P अपान Q। अब डेल्टा Q निकालना पड़ेगा, डेल्टा P निकालना पड़ेगा। P और Q दिया है तो P कीमत हो जाएगी, प्रारंभिक कीमत P1 बराबर 8 और फिर कीमत जब चेंज होके हो गई 18 तो P2 बराबर 18। तो डेल्टा P बराबर कितना हो जाएगा? 8 माइनस 18 माइनस 10। तो डेल्टा P ये यहाँ पे -10 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगला, अब क्या निकालना? यहाँ P प्रारंभिक कीमत क्या हो जाएगी? प्रारंभिक कीमत हो जाएगी 8 रुपये, यहाँ 8 हो जाएगा। अगला, अब निकालना है Q। तो Q1 कितना दिया गया है? Q1 10 दिया गया है, तो 10 माइनस Q2 8 दिया गया है, तो ये 2 आ जाएगा। तो डेल्टा Q यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ Q की जगह पे Q प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 10 हो जाएगा। तो 2/10 गुणे 8/10, 2/-10 होगा। 2/-10 गुणे 8/10
10 एक माइनस पहले से लगा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 एकम 2 पंचे 10, 50 या 2 बटे 16, 16/100, तो ये दशमलव काट दिया जाएगा तो 0.16 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 0.16 कहाँ है, ये सही हो जाएगा। अगला, उत्पादन सिद्धांत में प्रसार पथ अनुरूप है, किसके अनुरूप है प्रसार पथ? आय उपभोग के, एंजल उपभोग वक्र के, बजटीय तंगी के, कीमत उपभोग वक्र के। तो प्रसार पथ आय उपभोग वक्र के अनुरूप है। अगला 17 नंबर, उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच होती है, तो उत्पादन के साधनों में प्रतिस्थापन, 27 नंबर, उत्पादन के साधनों में प्रतिस्थापन की लोच प्लस होती है, प्लस का मतलब धनात्मक होती है। अगला 28 नंबर, प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव कैसा होता है? प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है। 28 का सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने लगभग 28 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।